हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी चैनल पर 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी और 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराया है और उनके एमसीक्यूज भी कराए हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, एमसीक्यू की भी और थ्योरी वाली। आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये हाल फिलहाल में जो पार्ट मैं करा रही हूँ अब, ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, थ्योरी वाली में। ऊपर नीचे आप स्क्रॉल करके देख लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समानता। समानता यानी कि हर किसी को गरिमामय पूर्वक जीने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, जो भी भारत के नागरिक हैं और सभी चाहते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार हो। इसके लिए कुछ कानून भी बनाया गया है जो आर्टिकल 15 के तहत है। उसमें ये बताया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव केवल इसलिए कर रहा है कि वो दूसरी धर्म का है, जाति का है या वो महिला है, तो उसके लिए उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसको उसके लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता वर्णित है। ठीक है, यानी समानता का जो जिक्र है आर्टिकल 15 में है। ठीक है, अब आइए जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी मैं आपको डिटेल में बताती रहूंगी। भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में किस तरह की समानता है वो हम देखते हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, हमारे देश में तो पहले से सब समान है। ठीक है, हमने तो ऐसा असमानता वाला भाव नहीं देखा है। तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आजादी से पहले बहुत कम महिलाएं पढ़ती पढ़ती लिखती नहीं थी, क्योंकि उनको घर से छूट नहीं दी जाती थी, पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आजकल सभी लड़कियां पढ़ती हैं, क्योंकि हमारे आर्टिकल 15 में वर्णित है कि हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब हमारे देश में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। देखो, लिंग के आधार पर मैंने बता दिया कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता था, लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए मना होती थी। अब मैं आपको बता रही हूँ जाति के आधार पर। ठीक है, जाति के आधार पर कैसे भेदभाव होता था कि जो कुछ कुछ जातियों को अछूत समझा जाता था पहले, अब नहीं है ये चीज। ठीक है, तो पहले कुछ जातियों को अछूत समझा जाता था, उन जातियों से लोग भेदभाव रखते थे। बहुत सारी बुराइयां थी पहले समाज में। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के जो निर्माता थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने ये पुरजोर कोशिश की कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, या किसी भी जाति से है या धर्म से है। तो फिर ये आर्टिकल 15 उसमें डाला गया कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने से मना नहीं कर सकते, कि क्योंकि वो किसी विशेष जाति का है। ठीक है, जिसको समाज अब अछूत समझ रहा है, या कोई जाति जो हाशिए पर है। देखो, ये सारी चीजें हम 8th क्लास में भी डिस्कस करेंगे, हाशियाकरण को। तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भेदभाव से जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसकी भावनाएं आहत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला है, आर्थिक पृष्ठभूमि। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप गरीबों के साथ गलत व्यवहार करोगे और आपके जो मेल मिलाप वाले हैं, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ आप अच्छा बिहेव करोगे, तो ये दोगला व्यवहार नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यानी कि कुछ इलाकों में अभी भी भेदभाव होता है। अब देखो, लड़कियों के साथ भी भेदभाव होता है। ठीक है, आज भी कुछ घर की लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। प्लस कुछ जातियों के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। ज्यादातर ये भेदभाव आपको देखने को मिलेगा जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो जिनमें सोचने समझने की ताकत नहीं होती है। बिल्कुल पिछड़े इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग भेदभाव करते हैं। अनमोल शहरों में देखने को ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ सम्मान के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। यानी कि पहले अगर भेदभाव होता था तो कोई नियम कानून ऐसा था नहीं, तो लोग दूसरे लोगों का फायदा उठा लेते थे, मतलब कमजोर लोगों का। जो भीम लोग होते थे या पैसे वाले लोग होते थे वो उनका फायदा उठा लेते थे। लेकिन आजकल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 हमारे पास है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो ये कॉलम पढ़ के देखते हैं पहले इसमें क्या लिखा है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे भुगतान आदर के साथ चाहिए। तो किसी मतलब इसमें ये बताया गया है कि मूवी में ये दिखाया गया था 1975 में कि किसी लड़के से किसी व्यक्ति ने जूतों पर पॉलिश कराई और उसने उसको फेंक के पैसे दे दिए। तो उसने कहा कि अगर मैंने जूते पॉलिश करी है, मैंने अपना काम किया है, उसके बदले मुझे सम्मान से पैसे चाहिए, मैंने सम्मान वाला काम किया है, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, कुछ गलत तो चीज है नहीं, काम के बदले पैसे मांग रहा हूँ तो पैसे मुझे फेंक के नहीं चाहिए, मुझे सम्मान से चाहिए, मेरे गले पे रखो या मेरे हाथ में दो, उस तरह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चीज है। और देखो कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी गरीब है, चाहे वो कोई काम कर रहा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, कुछ भी है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, अपना एक सम्मान होता है। तो जो थोड़े रईस लोग हैं या ताकतवर लोग हैं, उनको बाकी लोगों के बारे में सोचना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ या फिर किसी विशेष जाति के व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो आर्टिकल 15 के तहत कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, जो भी स्थानीय आपकी अदालत होगी उसमें याचिका दायर कर सकता है, वहां सुनवाई नहीं होगी तो आप हाई कोर्ट और आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। क्योंकि हमारे संविधान का जो रक्षक है, संविधान का जो पेरेंट्स है, वो कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो कोई अगर नहीं सुनेगा पूरे देश में तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है, एफआईआर नहीं करनी है, याचिका दायर करनी है। एफआईआर अलग चीज होती है, जब आपके साथ कुछ अपराध होता है तो आप क्या करते हो, एफआईआर यानी कि मारपीट है, आपका आपके घर के किसी व्यक्ति का मर्डर है, इस तरह की जो होती चीजें होती हैं जो हिंसा से भरी हुई होती हैं, उनकी एफआईआर होती है। जब हमारा कोई अधिकार छीनता है तो उसके लिए हम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें थाना जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे और जज को अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें कुछ निम्नलिखित है। प्रथम है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरानी करने वाली महिला तक, यानी कि घर में जो काम करती हैं कांता, नौकरानी के पोस्ट तक और राष्ट्रपति के पोस्ट तक। ठीक है, यानी कि नौकरानी और राष्ट्रपति के बीच में जितनी भी पोस्ट है, इन सभी पोस्टों पर किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो हर व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार है और सभी को एक जैसा ही कानून का पालन करना है। ठीक है, ये नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए अलग कानून है, प्रधानमंत्री के लिए अलग कानून है, कोई रईस व्यक्ति है उसके लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं है, सबके लिए एक ही कानून है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान, और देखो जन्म स्थान से क्या मतलब है, आप धर्म का मतलब समझ गए, धर्म के आधार पर होता है। जैसे हमारे देश में 6-7 धर्म है और पूरी दुनिया में भी शायद इतने ही धर्म है, तो लगभग सभी धर्म हमारे देश में रह रहे हैं। इसलिए हमारा जो देश है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि सभी धर्मों के लोग एक ही साथ एक ही देश में रह रहे हैं। तो धर्म का तो मतलब आप समझ गए कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करे, या कोई एक धर्म ये सोचे कि हम श्रेष्ठ है, दूसरे वाले जो धर्म के लोग हैं वो नीचे कैटेगरी के हैं। ठीक है, जाति के आधार पर मैंने बता दिया, पहले कुछ जातियों के साथ भेदभाव होता था। वंश के आधार पर होता है कि इस वंश के लोग खराब हैं, इस वंश के जो सरनेम होता है ना वो होता है वंश हमारा। ठीक है, तो सरनेम के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते सकते। जन्म स्थल का मतलब है कि जैसे किसी राज्य को के व्यक्तियों को ये सोचना कि ये गवार है, या फिर गांव के व्यक्तियों को ये सोचना कि ये गवार है। ठीक है, इनसे हमें नहीं बात करनी चाहिए, इनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, इनको कुछ समझ नहीं है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जन्म स्थान का आप मतलब समझ गए ना कि किसी स्थान विशेष के व्यक्तियों को बाकी के देश में उनके साथ अगर भेदभाव होता है, उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है, उनके साथ व्यापार करना कोई पसंद नहीं कर रहा है, या उनको अपने मकान में रखना पसंद नहीं कर रहा है, केवल इस आधार पर कि वो किसी स्थान से आए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। और उसके स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल मैदान, होटल, दुकानें और बाजार इत्यादि शामिल है। सब लोग सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है जो चीजें सबके लिए होती हैं। जैसे स्कूल है वो सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्कूल है इसमें केवल यही बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, इसके पापा का स्कूल है केवल यही बच्चा पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ेगा। तो स्कूल कैसा होता है, सार्वजनिक स्थान होता है
और आपका जो मंदिर होता है वो भी सार्वजनिक स्थान होता है, क्योंकि उसमें भी सब लोगों के लिए होता है ना, मंदिर किसी एक के लिए नहीं होता। पार्क भी सब लोगों के लिए होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, मेट्रो स्टेशन है, बस स्टैंड है, और आपका रेलवे स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये सभी व्यक्तियों के लिए होती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कुआं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकता है। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। देखो, आर्टिकल 15 के तहत एक और कानून बनाया गया है, अस्पृश्यता उन्मूलन। इसका मतलब ये है, सॉरी, ये आर्टिकल 17 में है, 15 में नहीं, ये आर्टिकल 17 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है कि अगर कोई आपके साथ जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल के तहत। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के आधार को दो तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजना व कार्यक्रम व सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कानून हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे। एक 1955 में कानून बनाया गया था, है ना, और समय समय पर कानून बनाए गए हैं। आप 8th क्लास में इस चीज को विस्तार से पढ़ोगे कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक 1955 में कानून बनाया गया था जो छुआछूत करते हैं व्यक्ति, ठीक है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके लिए। ठीक है, और इसका संशोधन 1976 में किया गया था और इसका नाम बदल कर दिया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, आगे इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इसमें एक और कानून बनाया गया था, उसको भी आप 8th क्लास में पढ़ोगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 में बनाया गया था ये। ठीक है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, जो स्वीपर होते हैं ना, उनको भी सम्मानजनक काम करने का अधिकार है। ठीक है, ये उससे संबंधित है कि पहले जो तरीके थे वो गलत थे, जिससे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी उसको। तो अब बहुत सारी सुविधा उनको दी गई हैं जो स्वीपर हैं, कि वो हाथ से कूड़ा नहीं उठाएंगे, वो हाथ से किसी भी गंदगी को साफ नहीं करेंगे, उसके लिए उनको उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इस तरह के नियम अब बनाए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक तो 1955 में बनाया गया था अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाद में इसका संशोधन किया गया था 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार निवारण जो अधिनियम बनाया गया था वो बनाया गया था 1979 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ थे हम, चलो दोबारा से ही पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है, पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि पहला काम कौन करेगा, कानून करेगा। कानून बनाए जा चुके हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग हिसाब से। ठीक है, अलग अलग जरूरत के हिसाब से। और नेक्स्ट है सरकार, और क्योंकि ये जो कानून है इनको लागू कौन कराएगी, वो कराएगी सरकार। योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करेंगी, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास सुविधा नहीं है उनकी मदद कौन करेगा, सरकार करेगी। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्तियों के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए, सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, इस कैटेगरी में एसटी और एससी की बहुत सारी जातियां आती हैं। ठीक है, सभी की बात नहीं कर रही हूं मैं, बहुत सारी जातियां एससी और एसटी की आती हैं, सैकड़ों वर्षों तक जिनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजना लागू की है। ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन व्यक्तियों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, मतलब पास्ट में जिनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले थे, अधिकारों से वंचित रखा गया था, जैसे कुछ जातियों को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर उनको कोई उच्च पद पर नहीं रखते थे। ठीक है, ऊंचे पद पर नहीं होते थे, वो नीचे ही पद पर रहते थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों से उनको वंचित किया गया था, इसलिए अब उन्हें अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे या प्रदान किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या किया गया है, उनको आरक्षण के माध्यम से मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, जो ओबीसी और एससी को जो आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है
उसका मेन मकसद यही है कि उन लोगों को बहुत लंबे टाइम से कुछ चीजों से वंचित रखा गया था, इसलिए अब उनको अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। अधिक अवसर का मतलब है कि उनको अब आरक्षण द्वारा अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम यह है मध्याह्न भोजन, यानी कि जो मिड डे मील होता है उसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, तो उनको पढ़ने के लिए स्कूल बुलाया जाए, क्योंकि खाना उनको फ्री में मिलेगा, बुक्स उनको फ्री में मिलेंगी, तो वो अच्छे से पढ़ सकेंगे। दूसरी एक चीज और उससे फायदा है कि बच्चों में समानता की भावना होती है। अब देखो आप कितने सारे बच्चों को आप देख रहे हो, एक टीचर उनको खाना सर्व कर रहा है, ठीक है, और बाकी के जो बच्चे खाना खा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये एक ही जाति के हैं सारे बच्चे, नहीं, ये अलग अलग जाति के हैं और अलग अलग धर्म के भी होंगे। ठीक है, स्कूल कोई भी हो उसमें हर धर्म के बच्चे आपको मिलेंगे और हर जाति के बच्चे मिलेंगे। तो सारे बच्चे जब बैठ कर साथ खाना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये छुआछूत वाली चीजें और ये जो भेदभाव वाली चीजें ये बच्चों के दिमाग से निकल जाएंगी। अगर आपका दोस्त किसी दूसरे धर्म से है या किसी दूसरी जाति से है और आप रोज उसके साथ खाना पीना खा रहे हो, ठीक है, जब बाद में आपको बड़े होकर पता चल रहा है कि अरे यार ये तो दूसरी जाति से था, हमने गलत व्यक्ति से दोस्ती कर ली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके प्रति घृणा रखें या आप उसके प्रति द्वेष रखें। ठीक है, फिर आपको क्या लगेगा कि नहीं, सब लोग समान है। तो जो चीज आप बचपन में सिखा दोगे, आपको समाज जैसा भी बनाना है, आपको समाज अच्छा बनाना है, आपको समाज बिल्कुल छुआछूत से परे बनाना है, आपको समाज प्यार और स्नेह से भरा बनाना है, तो आप समाज के लिए काम मत करो, आप उस समाज के बच्चों के लिए काम करो। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ठीक है, जब ये चेंज होंगे तो आगे वाली पीढ़ी भी चेंज होगी और कहीं ना कहीं माँ बाप भी इनकी बातों से प्रभावित होकर वो भी चेंज होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंज आएगा। तो अगर आपको किसी भी समाज में से कुरीतियों को हटाना है तो आप उस समाज के बच्चों का ब्रेन वॉश कर दीजिए। ठीक है, बच्चों को चीजें सिखाइए और बच्चे अपना आप समाज चेंज कर देंगे। यानी कि ये जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं तो 20 साल बाद जब ये युवा होंगे तो जिन चीजों को आप सिखा रहे हो, जिन अच्छी आदतों को, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे सबके साथ घुल मिल कर रहना, जैसे लड़कियों से भेदभाव ना करना कि भाई लड़कियां हैं तो ये पीछे हैं, ये खेल नहीं सकती, ये आगे पढ़ नहीं सकती, ये उच्च पदों पर जॉब नहीं कर सकती क्योंकि ये लड़की हैं, हम इनके ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो इस तरह की जो चीज है ये बच्चों के दिमाग में से निकल जाएंगी। तो कभी भी अगर समाज में सुधार लाना है तो सबसे पहले आप शिक्षा व्यवस्था में उन चीजों को डालिए। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है हमारी उसमें उन चीजों को पढ़ाइए ताकि बच्चों के दिमाग से जो गलत चीजें वो निकल जाएंगी। तो फिर ऑटोमेटिक 15-20 साल हमारे देश में का जो समाज होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें इस प्रकार के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में ही दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु, देखो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम जो मिड डे मील स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तमिलनाडु में से प्रारंभ किया गया था। राज्य कौन सा है जहां मिड डे मील स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु। और सन कौन सा था, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों सरकारों को इसे अपनाने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश किया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। देखो पहले पहले जब बच्चे पढ़ने के लिए आए तो कहीं ना कहीं ये चीज थी, देखो पहले भूखमरी ज्यादा थी हमारे देश में, अब कम है, अब गरीब लोग कम है, पहले बहुत ज्यादा थे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये लालच था कि अरे हमें अच्छा खाना मिलेगा, और वाकई में अच्छा मिलता है खाना, ऐसा नहीं मिलता है कि आप खा ना सके, अच्छा खाना मिलता है, वो वैसे ही मिलता है जैसे आपके घरों में मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खाने के लालच से बच्चे आए स्कूल में, तो एक तो उनका पेट भर रहा है, उनको पोषण मिल रहा है, दूसरे नंबर क्या चीज हो रही है कि वो कुछ पढ़ पा रहे हैं। तो दो दो फायदे इससे सरकार को भी हो रहे थे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह, ठीक है, जातिगत पूर्वाग्रह का मतलब समझ गए कि मतलब कुछ जातियों के साथ जो छुआछूत चल रहा था, ठीक है, भेदभाव चल रहा था, वो उस चीज को भी खत्म करने में सहायता मिली है। कैसे मिली, अब सारे बच्चे एक साथ एक ही ग्राउंड में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म हो रही हैं, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाएं, ठीक है, यानी कि एससी की महिलाएं खाना पका रही हैं। अब देखो खाना पकाने वाली तो कोई भी हो सकती है ना स्कूल में, एससी भी हो सकती है, ओबीसी भी हो सकती है, एसटी भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है।
खाना, अब कोई महिला जो खाना पका रही है, ठीक है, उसकी कोई भी जाति है, खा तो उसको सभी जाति के बच्चे रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है, जो हमारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है छुआछूत वाली, ठीक है, भेदभाव वाली, वो कहीं ना कहीं निकलेगी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आप इसके 3 लाभ बताएं। तो ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इसमें लिखा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है, यानी कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नग्न है, यानी कि बिना वस्तु के है। ठीक है, जैसे नंगा व्यक्ति होता है वैसा है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यताएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब ये फोटो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी है। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये किन महापुरुष की फोटो लगी हुई है। नेक्स्ट इसमें पैरा में बोला गया है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि जो शासक हैं वो समानता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये जो मिड डे मील है या फिर जो आर्टिकल्स हैं उनको लागू करा रहे हैं। ठीक है, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर बच्चों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। जहां गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और समानता का व्यवहार किया जाता है और असमानता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ स्कूलों में अभी भी ये चीजें चल रही हैं। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में धकेल दिया जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, नाम भी नीचे लिख दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। मैं आपसे बोल रही थी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किस महापुरुष ने लाइन्स लिखी है। तो इनका नाम भी नीचे लिखा है, भीमराव अम्बेडकर जी। अब देखो इनका जिक्र हुआ है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर अन्याय आपके साथ होगा तो आपको बचाने के लिए कोई भीमराव अम्बेडकर जी नहीं आएंगे, कोई कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, कोई राम भगवान नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आपको खुद लड़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर अर्जुन अपना धनुष बाण नहीं उठाता तो कृष्ण भगवान उनका साथ कैसे देते? ठीक है, जितनी सुविधाएं आज आपके पास हैं, जितनी भी कम सुविधाएं आपके पास हैं, उतनी ही कम सुविधाएं भीमराव अम्बेडकर जी के भी पास थी। ठीक है, वो उन्होंने भी ये सारी चीजें देखी जो आप देख रहे हो। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप इंतजार मत कीजिए किसी भी अधिकारी का, किसी भी महापुरुष का, किसी भी भगवान का। ठीक है, आप अपने लिए खुद आवाज उठाइए। जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगे तो लोग आपके साथ बोलेंगे। अगर आप दूसरों का इंतजार करते रहेंगे तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इन समाज की सभी कुरीतियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लड़की खुद से कोशिश करे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, घर वाले साथ देंगे ही देंगे। एक दिन मना करेंगे, 2 दिन मना करेंगे, जब वो देखेंगे कि आप लगन से पढ़ रही हो, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही हो, तो वो कब तक आपको मना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जो तबके थोड़े पीछे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप किसी का भी इंतजार मत कीजिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठाइए और कोर्ट है आपके लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन सब बुराइयों को जो समाज में आजकल चल रही है, इन सब बुराइयों को केवल एक चीज नष्ट कर सकती है, वो है आपकी शिक्षा। जब आप शिक्षित होते हैं, ठीक है, अब देखिए भीमराव अंबेडकर जी उन सभाओं में जाया करते थे जिनमें पंडित भी हुआ करते थे, ठीक है, व्यापारी भी हुआ करते थे, यानी कि इतने ऊंचे लोगों में भी, मतलब मैं नहीं मानती हूँ ऊंचा नीचा, पर मैं आपको बता रही हूँ जिन लोगों के दिमाग में कुछ गंद भरा हुआ है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो लोग अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी का मानते हैं या कुछ लोग अपने आप को निम्न श्रेणी का मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही ये मान चुके हैं कि हम निम्न श्रेणी के हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी सभाओं में जाते थे, बोलते थे और लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। जहां पर असमानता चल रही थी उस समय समाज में, उस समय भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शिक्षा के बल पर अपना एक स्थान बनाया समाज में
और वो प्रखर आवाज से बोलते थे। ठीक है, आज उनका नाम संविधान में और हमारे भारतीय इतिहास में वर्णित है। कोई भी व्यक्ति उनकी छवि को मिटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। ठीक है, हम हमेशा आभारी रहेंगे भीमराव अम्बेडकर जी के कि उन्होंने इतनी सारी जो गलत चीजें हो रही थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो देखो, किसी ना किसी को अपने लिए बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और सबसे सही तरीका है कि आप शिक्षित हों। जब आप शिक्षित होंगे तो आप चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने लिए खड़े हो पाएंगे, अपने लिए बोल पाएंगे। जब आप शिक्षित होते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप ना केवल अपना नेतृत्व कर पाते हैं बल्कि इस अपने समाज का भी नेतृत्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले किसको श्रेष्ठ होना पड़ेगा? आपको होना पड़ेगा। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी एजुकेशन आप लीजिए, फिर आपके साथ या आपकी कम्युनिटी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ठीक है, तो ये एक माध्यम है शिक्षा जो इन सारी बुराइयों को खत्म कर देगी और काफी हद तक उसने खत्म कर दिया है। देखो, कोई भी अगर रईस व्यक्ति किसी उच्च पद पर है तो कोई उसके साथ भेदभाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है। तो जिसके पास पैसा है, पावर है, उसके साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता। तो आपको आरक्षण भी दिया जा रहा है, आपको बहुत सारे आर्टिकल दिए जा रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो आप अपने लिए आवाज उठाइए। ठीक है, उसके बाद भी पढ़ना आपको ही पड़ेगा, अपने लिए आवाज आपको ही उठानी पड़ेगी। सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उनका कैसे प्रयोग करना है वो आपको ही देखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का विवाह कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म और अपंगता, ठीक है, यानी कि विकलांग जो लोग होते हैं उनके साथ भी कई बार भेदभाव होता है। आर्थिक दृष्टि और महिलाओं के होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण बदल रहा है तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई नहीं कि कुछ लोग ये मान के बैठे हैं कि हम निम्न श्रेणी के हैं। उनको ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, अगर आप खुद ही मान के बैठे हो कि आप निम्न हो तो फिर आपको कौन उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता है। आपको ये मानना है कि हम समान है। ठीक है, जो अधिकार सामने वाले व्यक्ति को है वो हमें भी है, क्योंकि हमने भी भारत में जन्म लिया है, उसने भी भारत में जन्म लिया है, और हर व्यक्ति सम्मानजनक विवाह का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना। इस पुस्तक में आपके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, मतलब सहयोग के बारे में और समानता के बारे में अभी आप लोग और ज्यादा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। यानी कि अब भारत की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है विदेश की। ठीक है, यानी कि और देशों में किस तरह से लोगों ने लोकतंत्र की लड़ाइयां लड़ी हैं, समानता की लड़ाइयां लड़ी हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र भी ऐसा है जहां केवल भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता होती है, छुआछूत होती है। ठीक है, सॉरी, जहां असमानता होती है, छुआछूत होती है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे बस भारत में ही ऐसा अत्याचार हो रहा है, बाकी तो सारे देश बहुत अच्छे हैं, यूरोप बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो हमारा जन्म वहां हुआ होता। तो देखो, हर देश में अलग अलग आधार पर भेदभाव होता है। पाकिस्तान में किन के साथ होता है? हिंदुओं के साथ होता है। ठीक है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है भेदभाव। श्रीलंका में जो हिंदू लोग हैं, जो तमिल से जाके बसे हुए हैं, उनके साथ होता है भेदभाव, है ना। अब देखो, अमेरिका में किस आधार पर भेदभाव हो रहा था? अमेरिका में भेदभाव होता है गोरे और काले के आधार पर। ठीक है, जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ और उच्च समझते हैं, उनको लगता है कि शासन करने का जो अधिकार है वो गोरों के पास होना चाहिए। जो काले लोग हैं वो उनसे घृणा करते हैं। ठीक है, वो उनको निम्न श्रेणी का समझते हैं और वो उनको ऊंचे पदों पर देखना नहीं चाहते, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर, इन पदों पर जो गोरे लोग हैं काले लोगों को नहीं देखना चाहते। उसी के बारे में यहाँ पर चीजें कही गई है। अब देखते हैं क्या है। और यहाँ और यहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, यानी कि हाल फिलहाल में अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी जो काले लोग हैं, देखो अमेरिका में काले लोगों को बोलते हैं रेड इंडियन, जैसे हमारे यहाँ साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनका रंग होता है। ठीक है, साउथ इंडिया की मूवी देखी होंगी आपने, देखा होगा उनका कलर थोड़ा डार्क होता है। तो उन लोगों के वैसे ही लोग होते हैं अमेरिका में, कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं। जो गोरे हैं वो कौन है? वो यूरोप के लोग हैं। देखो, जहाँ की जलवायु ऐसी है जहाँ पर हर समय बर्फ पड़ती है, तो वहां धूप कम निकलती है, लोग धूप में कम बैठते हैं, तो वहां के लोग कैसे होंगे? गोरे होंगे। लेकिन जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, कहाँ? कर्क रेखा से और मकर रेखा तक। ठीक है, भूगोल में ये पढ़ा चुकी हूँ आपको मैं। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां जितने भी लोग रहेंगे वो काले रहेंगे। और इसी क्षेत्र में हमारा दक्षिण भारत आ रहा है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश से नीचे वाला जो भारत है वो दक्षिण भारत हम उसको बोलते हैं, तो वहां के लोग कैसे होते हैं? काले।
अब इसी के ऊपर ये उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, ठीक है, यानी कि कुछ लोग जो अमेरिका में गुलाम बनकर गए थे अफ्रीका के, जैसे काम धंधे के लिए जाते हैं ना दूसरे देशों में, तो उन्होंने क्या करते थे, उनका गुलाम, गुलाम का मतलब है घर के काम काज इस तरह से करना, ठीक है, उनके यहाँ नौकरी करना, और अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है, कहाँ से लाए गए थे, अफ्रीका से। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान व्यतीत करते हैं या बताते हैं, ठीक है, यानी कि आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं, यानी कि जो व्यक्ति आज हाल फिलहाल में अमेरिका में रह रहे हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके भी दादा या परदादा आए होंगे, ठीक है, यानी कि 1950 में आए होंगे तो उनके दादा या परदादा आए होंगे, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। हमें आजादी कब मिली? 1948 में, ठीक है। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का विवाद होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में सीट पर बैठना पड़ता था, बस में पीछे बैठना पड़ता था, या फिर कोई भी गोरा व्यक्ति बैठना चाहता तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। मतलब कितना अत्याचार है कि बस में दोनों व्यक्ति टिकट ले रहे हैं, चाहे गोरा है चाहे काला है, दोनों के लिए समान टिकट है, लेकिन बैठने का अधिकार किसको है? गोरों को। अगर सीट खाली नहीं है तो जो काले व्यक्ति हैं वो खड़े हो जाएंगे और गोरे व्यक्ति को सीट छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा विवाद होता था। देखो जो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में भी एक आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने हमारे देश में आने से पहले वहां पर आंदोलन चलाया था। वो भी इस तरह का ही आंदोलन था कि एक बार क्या हुआ, वो ट्रेन में जा रहे थे। अब महात्मा गांधी जी जो थे वो थोड़े सामले थे, ठीक है, यानी कि काले रंग की श्रेणी में वो आते थे। अब एक व्यक्ति ने, जो गोरा व्यक्ति था, उनसे कहा कि भाई सीट पे से सीट छोड़ दीजिए, मैं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि आप काले हो, आप नहीं बैठ सकते हो, मैं गोरा हूँ, मैं बैठूंगा। अब उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने सीट छोड़ दी, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा कि भाई पैसे तो मैंने भी दिए थे बराबर, मैं कुछ सीट छोड़ दूं, ठीक है। तो फिर इसी चीज के ऊपर वहां आंदोलन हुआ और बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन हुआ। नेतृत्व में हमारे महात्मा गांधी जी थे और बाद में जो जीत हुई थी वो गांधीवादी की हुई थी, यानी कि गांधी जी की हुई थी, और वहां से भेदभाव के लिए कानून बन गया था, ठीक है। अब देखो, कानून बनाना एक अलग चीज होती है और उसको लागू करना बहुत अलग चीज होती है। समाज ने जो धारणाएं बना रखी हैं अपने दिमाग में, उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। रोजाना पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी, ठीक है। रोजा पार्क्स कौन थी? एक अफ्रीकी अफ्रीकी अमेरिकी का मतलब है कि उनके पूर्वज जो हैं वो अफ्रीकी मूल के थे, ठीक है, लेकिन वो कहाँ रह रही थी? वो अमेरिका में रह रही थी, यानी कि उनके दादा परदादा कहाँ के थे? अफ्रीका के थे, लेकिन जो महिला थी रोजा पार्क्स पार्क्स इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला है अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। मतलब यही हुआ उनके साथ भी कि एक गोरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि आप सीट छोड़ दीजिए क्योंकि आप काली हैं, इसलिए आप सीट छोड़ दीजिए, मैं बैठूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैंने भी तो पैसे दिए ना सीट के। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज इसको नोट कीजिए, ठीक है। क्या है? नागरिक अधिकार आंदोलन अधिनियम, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? नागरिक अधिकार आंदोलन, और इंग्लिश में इसको बोला गया है सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये अगर पूछा जाएगा जैसे कि ये सिविल राइट मूवमेंट जो है वो कहाँ लागू हुआ था सबसे पहले, तो आपको बताना है अमेरिका में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ये इस कानून के लिए जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप बताएंगे रोजा पार्क्स जो महिला थी उन्होंने स्टार्ट किया था। और कब हुआ था? 1 दिसंबर 1955 से, ठीक है। अब देखो, उन्होंने भी फिर एक कानून बना दिया, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 15 है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन बनाया गया, आर्टिकल 17 में इसको रखा गया, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने भी एक आर्टिकल बनाया 1964 में, 1964, यानी कि हमारा जब देश आजाद हुआ उसके बाद बनाया इनके यहाँ कानून, और हमारे यहाँ कानून बन गया है 1950 में, क्योंकि हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया था, है ना। आपको पता है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो हमारे यहाँ जो भेदभाव वाली चीज खत्म करने की कोशिश कब की गई थी? 1950 में। और इनके यहाँ कानून कब बनाए? हमारे यहाँ नियम लागू हो गया था इनके यहाँ से 14 साल पहले, यानी कि हमारा 50 में लागू हुआ, इनका
हमारे से 14 साल बाद 1964 में लागू हुआ। ठीक है, हमारा देश इनसे आगे चल रहा है इस चीज में। के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इससे यह कहा कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यानी कि जो काले बच्चे हैं, ठीक है, जो अफ्रीका मूल के हैं लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है, यानी कि उनके पूर्वज कहाँ के थे, अफ्रीका के थे, जन्म कहाँ हुआ है उन बच्चों का, अमेरिका में। अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सभी स्कूल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यानी कि वो गोरे बच्चों के साथ पढ़ सकेंगे। पहले नहीं पढ़ पाते थे, अब पढ़ सकेंगे। उन अलग स्कूलों को नहीं जाना पड़ेगा, मतलब उनके लिए देखो कैसी सुविधा थी कि जो काले बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल थे, जो गोरे बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल थे। ठीक है, इतनी गंदी व्यवस्था थी वहां पर, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे, काले बच्चों के लिए। अब उनको उन स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है, वो गोरों के साथ पढ़ सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी गरीब है, यानी कि आज भी वहां पर जो अफ्रीका मूल के व्यक्ति हैं वो आज भी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने में ही समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसे ऊंचा है। ठीक है, यानी कि आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। और अभी 2-3 साल पहले ही ये घटना हुई थी कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए किसी गोरे व्यक्ति ने मार दिया था क्योंकि वो काला था। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 15 में क्या क्या चीजें हैं वो सारी यहाँ पर लिखी गई है। इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। और ये वीडियो का लास्ट ही चल रहा है, तो आपको लगेगा कि बहुत लंबी हो गई वीडियो, 10-15 मिनट में ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन देखिए चीजों को समझाने में टाइम लगता है। आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, केवल रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, ताकि चीजें देर तक माइंड में रह सके। अब समझने में और समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर ऐसे ही रीड करना होता मैं 15 मिनट में पूरा चैप्टर रीड कर देती और हो सकता है मैं उससे भी जल्दी रीड कर देती, लेकिन मेरा उद्देश्य रीड करने का नहीं है। मुझे पता है जो यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर रहा है कोई भी विद्यार्थी, उसका मकसद है पढ़ना, ठीक है, चीजों को समझना। तो और मेरा मकसद है कि एक एक चीज को पूरी तरह डिटेल में बताना। देखो इतनी डिटेल में शायद ही कोई बता पाएगा। मैं हर आर्टिकल को, हर चीज को इतने विस्तार से इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको वो समझाना, वो बताना जो बुक में लिखा है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मेरे मुंह से भी निकल रहा है उसका जो सेंस है वो आपको आपकी किताब में मिलेगा। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के व्यक्ति को नीचा दिखाना या किसी भी तरह से गलत मैसेज देना। ठीक है, मेरा उद्देश्य है जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो चीजें लिखी हुई हैं, जो तथ्य लिखे हुए हैं, वो आपको मैं समझाऊं। ठीक है, और मैं वही अपना काम कर रही हूँ। देखो ये जो पैरा है, अब तक चाहे आपको कुछ याद हो ना याद हो, लेकिन ये आपको पैरा बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों यानी कि जो होटल वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ढाबे वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश कर सकता है। यानी कि वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, खाना खा सकता है, सिनेमा देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर नहीं रोकेंगे कि वो अलग जाति का है, धर्म का है, अलग वंश का है और अलग स्थान से वो आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अलग स्थान का एक ये भी होता है कि जो शहर के लोग होते हैं ना, वो गाँव के लोगों के से थोड़ा सा भेदभाव करते हैं, है ना, धोती कुर्ता वाले लोगों से। जो जींस वाले लोग होते हैं उनको लगता है ये धोती कुर्ता जिन्होंने पहन रखा है उनको कुछ अकल वकल नहीं है, ऐसे ही है, वो गाँव के गवार है। तो इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, ठीक है, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोगिता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा ऐसे समुदाय या व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए शब्द, नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। देखो लोग किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि जैसे हमारा देश है ना, इसमें जो लोकतंत्र के मायने हैं वो अलग है कि भाई हम सब लोग समान होने चाहिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र का मतलब ये है, सभी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए खड़ा हो सकता है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कहीं भी जमीन खरीद सकता है, कहीं भी खा पी सकता है, कहीं भी पढ़ लिख सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र ये है। दूसरे देश में लोकतंत्र की अलग परिभाषा है। उनके यहाँ परिभाषा है कि केवल आदमियों को वोट डालने का अधिकार मिले, केवल आदमियों को कहीं भी जॉब करने का अधिकार मिले, यानी कि वहां जाति भेदभाव को खत्म करना है, लेकिन लिंग वाले भेदभाव को रखना है। जैसे पाकिस्तान है, बहुत सारी महिलाएं वहां पर जॉब नहीं करती हैं, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बाकी के और भी देश हैं, उनके साथ महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ देश ऐसे हैं कि जातियों के साथ भेदभाव करो, लेकिन लिंग के आधार पर भेदभाव मत करो। ठीक है, तो हर देश में जो लोकतंत्र है उसकी अलग अलग परिभाषा है ना। अब जैसे चीन का लोकतंत्र है, आप जानते हो वहाँ की मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वहाँ की मीडिया वहाँ की सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकती, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया हमारी सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की मीडिया स्वतंत्र है। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि हमारा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि हमारे यहाँ की मीडिया स्वतंत्र है। अगर सरकार हमारे साथ कुछ गलत करेगी, सरकार हमारे साथ कुछ गलत कर रही है, तो मीडिया बोल सकती है उसके खिलाफ, जनता आवाज उठा सकती है, लेकिन चाइना में नहीं कर सकते ऐसे। तो चाइना लोकतंत्र नहीं है, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। इसलिए हर देश की लोकतंत्र की परिभाषा अलग है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले जो लोकतंत्र यूरोप से स्टार्ट हुआ था, यूरोप का एक देश है फ्रांस, वहां पर लोकतंत्र की क्या परिभाषा थी कि वहां पर कुछ लोग वोट डाल सकते थे जिनके पास 3 दिन की मजदूरी के बराबर एक दिन में वो अर्न करते हो, वो लोग वोट डाल सकते थे। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बहुत बाद में मिला है, यानी कि 1950 के बाद मिला है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ वोट डालने का अधिकार महिलाओं को कब मिल गया था? 1950 में, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन ही मिल गया था। लेकिन यूरोप के बहुत सारे देशों में और अमेरिका में भी जो वोट डालने का अधिकार है वो हमारे देश के बाद मिला है। ठीक है, तो हर जगह लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? अलग होती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाए जाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष जो सब व्यक्तियों को समानता और समानता दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि इस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार, मतलब ये सारी चीजें हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। आगे इसके एमसीक्यू आएंगे, तो उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो कीवर्ड है ना, इनको जरूर याद किया करो। ठीक है, इनको जरूर समझा करो क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 12 तक की एसएसटी वाली, उन सभी के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके जाना सभी लोग। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 6 से और 10 तक की एनसीईआरटी के काफी सारे जो चैप्टर्स हैं, काफी सारी बुक्स कवर करा दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरा चैनल ओपन कर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आपको सारी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में खुली हुई मिल जाएंगी। आपको जो भी बुक देखनी है आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।